हेलो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है इसमें हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे और मोस्टली जो हमारा जो सिलेबस है JKSSB का उसमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ही पूछा है। तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल के हिसाब से जितनी भी हिस्ट्री है हमारे देश की मोस्टली वो मॉडर्न इंडिया में ही है, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम इकोनॉमिक कॉजेस, इसके पॉलिटिकल कॉजेस, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस हैं कि ये रिवॉल्ट क्यों हुआ उसको मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और इसमें मोस्टली जो लीडर्स की कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहिब थे, लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस तरह डिफरेंट जो हॉट स्पॉट्स थे इस रिवोल्ट के, उसमें से किस तरह लीडर्स उभर के आए और उसके बारे में जो मोस्टली हिस्टोरियंस की क्या राय है उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे डीप में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है मॉडर्न इंडिया के जिनका नाम था RC मुजमदार। उन्होंने इस रिवोल्ट के बारे में कहा था, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 is neither first nor national nor war of independence। तो इस तरह के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस के जो इस बारे में हैं, तो उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली मैंने इसमें ये कुछ पिक्चर्स डाली हैं। अगर आपको इस तरह के पिक्चर्स डालना इसमें पसंद आता है, अभी तो मैंने जो ये डाले हैं ये तो मूवीज़ के ही हैं, तो आपको एक पिक्टोरोग्राफिकली एक एक विजुअलाइजेशन होती है जिससे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो मैं पूरी जो मेरे कोर्स है उसमें इसी तरह मैंने स्टडी की है। सो ये देखिए, इस तरफ मैं हमेशा जब मैं अपने नोट्स बनाता हूँ तो एक तरफ डेट्स लिखता हूँ, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पिक्टोरोग्राफिकली अगर उसमें कुछ अवेलेबल है तो जिससे हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है एक फाइनलाइज्ड नोट्स बन जाते हैं, तो जो हम जिससे बार बार रिवाइज़ करके जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें वैसे मैं बनाने की कोशिश करूँगा पूरी हिस्ट्री की। सो अगर आपको ऐसा पसंद आता है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने जितने भी लेक्चर्स हैं वो इसी तरह बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। जो सोशो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो सोसाइटी की प्रथा थी जिसमें सती थी या विडो री मैरिज जो है वो उसको बैन किया गया था। मोस्टली ये जो चीज़ें हैं इनको कम करने के लिए, या ये जो इस एक किस्म की जो मॉडर्नाइजेशन को रोक के रख रही थी हमारी सोसाइटी में ये कुछ चीज़ें, सो इनके ख़िलाफ़ जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं लाइक राजा राम मोहन राय हैं या और बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अलग अलग किस्म की कुछ समाज ओपन किए और कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, तो उनमें उनकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कास्ट रिजिड जो सोसाइटी थी इंडिया की उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। तो ये अराउंड 4 to 5 इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्ट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंपनी ने जो रूल स्टार्ट किया 1773 to 1858 तक, इसमें बहुत सारे एक्ट्स है लाइक पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1773 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो मैंने लिखा है 1858 यहाँ पे। सो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप की जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी इंडियन कंट्री में, नॉट कंट्री वी कैन से लाइक इंडियन कॉलोनी में, सो उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1857 जब 1857 में रिवोल्ट हुआ और उसके बाद जो 1857 में कुछ चेंजेस आए लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1858 उसके थ्रू जो कंपनी का रूल है इट केम टू एन एंड, और उसके बाद जो रूल है इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड टू द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। सो उस एक्ट को डिस्कस करना मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम इस एक्ट को मोस्टली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो है एरा ऑफ मॉडरेट्स एंड पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट्स वो लीडर्स थे जो एक शांति से और बातचीत का जो माहौल है उसमें बिलीव करके और ब्रिटिशर्स जो रूलर्स थे उनसे बातचीत करके रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते थे। और ये उनका एक ऐसा स्टेप था जो आई थिंक इसी फ्रेज़ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी डेवलपमेंट हुई। और उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये जो मोड है
उससे तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा हमारी जो रिफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सो देन इमर्ज्ड नेक्स्ट ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो बातचीत नहीं, उनका जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के हिसाब से, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ एट दैट टाइम द नेशनलिज्म रिच्ड इट्स पीक इन आवर कंट्री। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। जो मास नेशनलिज्म है या उससे पहले का जो ये रिवोल्ट हुआ है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हुआ था। लाइक अगर हम इस रिवोल्ट की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा हुआ। जो साउथ इंडिया है, इंडिया की जो साउथर्न स्टेट्स है, यहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे तो इन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मोस्टली ब्रिटिशर्स का साथ दिया, इंक्लूडिंग द जे एंड के जो प्रिंसली स्टेट था उसने भी एट दैट टाइम न्यूट्रल रह के ब्रिटिशर्स की हेल्प की और इस रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया। ये जो मास नेशनलिज्म है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो महात्मा गांधी जी का है, द फादर ऑफ आवर नेशन। सो इन्होंने जो सत्याग्रह किए, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं जिनको हम डीप में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितने भी मास मूवमेंट्स हैं, लाइक महात्मा गांधी जी की जो मास मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक है, देन वी कैन से देयर इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो डिस्कस करने मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और उनके बीच में जो डिफरेंट फेजेस में कुछ अलग डेवलपमेंट्स हुई जो हमें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। लाइक खिलाफत मूवमेंट हुई। सो व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट क्यों हुई? खिलाफत मूवमेंट का इंडिया में होना और इसका यहाँ से सपोर्ट करना कि टर्की के जो खलीफा हैं उनको रिस्टोर किया जाए, ऑल्दो इट वाज नॉट डन, क्योंकि केमाल पाशा आके उन्होंने रिफॉर्म्स किया एंड ही एक्सेप्टेड द डेमोक्रेसी, द खिलाफत वाज नॉट एक्सेप्टेड अगेन। सो बट इन चीज़ों का इंडियन मूवमेंट जो है, नेशनल मूवमेंट, उसमें क्या रोल रहा है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ये बहुत अच्छा एक्ट है जिसमें आपको पता चलता है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। डायरकी मीन्स दैट द गवर्नमेंट इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविजनल लेवल। तो ये इंडिया में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे भी पहले और एक एक्ट जो हमें डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो ब्रिटिशर्स लाते थे एक्ट्स ला के, उनका डिस्कशन और उनके खिलाफ जो रिस्पॉन्स रहा है इंडियन पीपल का या इंडियन लीडर्स का, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जिसमें एक तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडर्स ने जो है हिस्सा लिया, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया की, थी एट दैट टाइम, उन्होंने उसमें से एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, दैट वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उसमें से भी ओनली वन लीडर नेमली महात्मा गांधी ने ही उन्होंने सिर्फ हिस्सा लिया। एंड व्हाट वाज द रीज़न? और जो इतनी बड़ी पार्टी हो के भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा ना लेना एंड उसका इम्पैक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज़ दी गांधी इरविन पैक्ट। व्हाट वाज दिस एक्ट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम डीप में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज़ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके थ्रू जो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है इंडिया में। एंड सो मैनी अदर थिंग्स वेर डेवलप्ड इन, नॉट डेवलप्ड वी कैन से, लाइक इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो बट इसका भी जो है अपोजिशन किया, जो इंडियन मास मूवमेंट्स तब चल रही थी, लाइक एट द टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बहुत पीक पे थी। सो ये मोस्टली इन्होंने इस चीज़ की अपोजिशन क्यों की? सो इन चीज़ों की हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे इसमें। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इट इज़ नोन एज द प्रीडेसेसर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उन्होंने मोस्टली इस एक्ट में से इसको एज ए बेस लेके जो डेवलपमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा एक्ट है। उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ ए मूवमेंट इन विच मास
movement took place, and the participation of women, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो इंडियन वुमेंस है उनकी पार्टीशन एक नेशनल लेवल पे होना, ये एक बहुत बड़ी बात है इस मोमेंट की। एंड नेक्स्ट इज़ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, India's independence when Britishers left India. At that time, the India was divided into two domains. India was divided into two domains, that is India एंड पाकिस्तान। सो हम इसको डिस्कस करेंगे कि पार्टीशंस की मेन बैकग्राउंड क्या है, उसमें जो मुस्लिम लीग है उनका क्या रोल था, या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि वो पार्टीशन चाहते थे या नहीं चाहते थे, एंड व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स बिफोर लिविंग, कि वो क्या चाहते थे, वुड दे लाइक टू डिवाइड इंडिया और कीप इट यूनाइटेड। सो इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक ऐसा सिलेबस, आई थिंक इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, ये बहुत बड़ा डिबेट है, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इसमें से मैं आपको फैक्चुअल जो चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ लीडर्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे पूछे भी जा सकते हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग दोज। एंड ये जो मैंने पिक्चर्स दी हैं इसकी आप हेल्प लीजिए और अपने माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ इट रिलेटेड टू, व्हाट इज़ दिस पिक्चर रिलेटेड टू। सो ये मेरा एक पर्सनल टीचिंग वे है जिसमें मैं अपनी जो स्टडी है उसको डिवाइड करता हूँ। लाइक आई डू राइट दिस डेट्स एंड ऑल। हिस्ट्री इज़ लाइक बहुत सारी नॉलेज आपको फैक्चुअल मिलती है और इट इज़ लाइक यू आर सपोज टू प्ले विद द फैक्ट्स। आपको जो फैक्ट्स हैं उनके साथ खेलना है, यू आर सपोज टू फिट दैम एंड द राइट प्लेस। सो इस तरह से मेकिंग दैम क्रोनोलॉजिकली, दिस इज़ द बेस्ट वे आई यूज़ टू मेक माई नोट्स लाइक दिस। सो आई राइट द डेट्स एट द वन साइड, इफ़ आई फाइंड एनी काइंड ऑफ पिक्चर सो आई डू अटैच इट हेयर एंड देन आई राइट लिटिल बिट अबाउट जो उसके जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। सो आई नो आप लोगों ने ये सब देखा होगा। आई एम नॉट सी डोंट गो बिहाइंड द इंटेंशंस ऑफ दीज मूवीज़, जस्ट दीज मूवीज़ आर मेड बिकॉज ऑफ द इंटेंशंस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। सो दिस इज़ द मूवी विच इज़ बेस्ड ऑन द रानी ऑफ झांसी एंड दिस पिक्चर वी कैन सी दिस पर्सन ही प्लेड द रोल ऑफ मंगल पांडे, जिन्होंने जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसकी बिगनिंग की थी। सो उसको हम डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे इस रिवोल्ट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स आपने हमेशा सुना होगा कि लाल, बाल एंड पाल। आई एम सॉरी ये मैंने हिंदी में लगाया है बट स्टिल यू कैन सी दीज थ्री लीडर्स लाइक लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड this another leader. So they were called Lal, Bal and Paul. इनका contribution बहुत important है। all of them have contribution in like newspapers. तो हर एक ने कोई ना कोई newspaper लिखा है। So when we will discuss these topics in depth, I'll be giving you the notes regarding कि like लाला लाजपत राय का जो है उनका पेपर कौन सा था and what was his contribution towards the freedom struggle. बाल गंगाधर तिलक जो है उनके दो papers थे like केसरी and मराठा, one was in English and one was in Marathi. So ऐसे जो फैक्ट्स हैं उनको हम लिख के उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज़ like when mass movement started, this picture all of you may know that इन्हें सभी जानते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है लाइक ही इज़ ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। आई थिंक हमारे देश में अभी तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हाउ जो इनका जो सत्याग्रह का जो ये मूवमेंट है इसकी हमें तो मुझे नहीं लगता है हमारे देश में इतनी कदर है। बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ट्राई टू डू द PhD ऑन दी सत्याग्रह। एक मास मूवमेंट इस तरह डेवलप करनी लाइक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन से जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में मानी जाएगी। सो इट वाज बाय मिस्टर गांधी एंड नेक्स्ट इज़ यू कैन सी these are the heroes. We just try to study history, we do read, but ये आप एक पिक्चर देखिए और इसमें सभी जो हीरोज़ हैं, जो नेशनल मूवमेंट के जो हीरोज़ हैं उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। लाइक हु इज़ दिस पर्सन, इनका नाम क्या था, हु इज़ दिस,
हु इज़ दिस। इनको थोड़ा आप अपने माइंड में पिक्चर्स बिठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप JK SSB के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो अगर अगर आप और किसी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हो तो ये उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक मैंने छोटा सा सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश किया है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं जो नोट्स लाऊंगा, मैं जो कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल आई विल बी टीचिंग यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो जब मैं ये डिस्कस करूँगा तो एट दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम लाइक वॉइस रॉय। सो आई विल ब्रिंग ए पिक्चर हियर। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले एट द टाइम कौन सा, सो लॉर्ड कैनिंग वाज देयर। सो आई विल शो ए पिक्टोरोग्राफिकली हाउ लॉर्ड कैनिंग कैसे दिखते थे। देन ही ओनली बिकेम द फर्स्ट Viceroy of India. So I'll be showing him here. So Queen's Proclamation. तो इस तरह जितना भी डेप्थ में मैं हो सके आपको विजुअलाइजेशन से जितना हो सके उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो Montagu Chelmsford's Act, who was a Montagu and who was a Chelmsford, one among them was the Viceroy and one was the Secretary of State। तो उन दोनों की जो लाइक कंट्रीब्यूशंस क्या थी, वो क्या चाहते थे, उनकी थिंकिंग क्या थी। सो ऑल दिस आई विल बी टीचिंग यू क्रोनोलॉजिकली। और उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग एवरी वन टॉपिक, लाइक इफ़ वी आर डन विद दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, सो आई विल बी ब्रिंगिंग यू एटलीस्ट 20 MCQs आफ्टर एवरी टॉपिक। देखिए, जैसे ही हम एक टॉपिक ख़त्म करते हैं उसी के बाद 20 MCQs, सो दैट जो आपने रिसेंटली पढ़ा है उसको आपके अपने माइंड में फिट बिठाने के लिए एट द टाइम ओनली आई विल गिव यू द 20 MCQs। आई विल बी डिस्कसिंग दोज इन द वीडियोज़, एंड उससे जो आपकी तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो व्हेन आई विल सजेस्ट यू, जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे मेरे जो नोट्स हैं, आई थिंक ये दीज विल बी वेरी इजी टू स्टडी। आप देख सकते हैं जो मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है, तो आप इसकी रिविज़न आपका बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ लाइक जो MCQs मैं दूंगा उनकी रिविज़न आपने 2 से 3 बार करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली उन्हीं MCQs में से तोड़ फोड़ के कोई ना कोई MCQ दिया जाता है। सो ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है सिलेबस का जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ आई थिंक दिस इज़ यू पीपल, ये आप हैं। दिस इज़ लाइक यू हैव स्टडीड economics, you studied accountancy, you studied every subject and you are ready to top the JK-SSBs now. So you are leaving for the exam now. Best of luck all of you. Okay, thank you.